एक्सेलरेशन, देखो द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बनता था वेलोसिटी, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन बनता है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर कर रहा है, तो उसमें क्या पैदा हो जाएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपको ये बताता है कि कोई व्हीकल कितना फास्ट पिकअप ले रहा है। एक्सेलरेशन आपको ये बताता है कि किसी व्हीकल में जो ब्रेक्स हैं उसको कितना जल्दी रोक सकते हैं। सो एक्सेलरेशन ऑन द अदर हैंड, लाइक इन शॉर्ट, एक्सेलरेशन आपको ये समझाता है कि वेलोसिटी कितने टाइम में चेंज हो रही है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब वो जब बढ़ती है, वेलोसिटी जब इंक्रीज होती है, तो हम इसे एक्सेलरेशन कहते हैं। सिंपल टर्म्स में ये पॉजिटिव वैल्यू में निकल के आती है। और जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो इसी को हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन कहते हैं। सो आम भाषा में द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। टाइम के साथ में वेलोसिटी का बदलना ही एक्सेलरेशन होता है। क्लियर? एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी की तरह ही एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी SI यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी वजह से इसका डायमेंशन फॉर्मूला बन जाता है L1 T-2। इजी है। एक और पॉइंट है अच्छा सा, अ बॉडी मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैन हैव zero acceleration. It means that neither the speed nor the direction of the motion is changing with time. So अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है, तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो जरा पीछे जाते हैं, एक चीज डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने आज दो टाइप की मोशंस देखी थी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहता है, जीरो। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में एक्सेलरेशन नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है। यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट की स्पीड नहीं बदलती, वेलोसिटी नहीं बदलती, इसलिए उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है। और स्पीड या वेलोसिटी के बदलने को ही हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है। क्लियर? मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये कार है, ये t1 टाइम पे u वेलोसिटी से मूव कर रही थी। u इनिशियल वेलोसिटी को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, और t2 टाइम पे इसकी वेलोसिटी v हो गई। तो इस कार का इस पर्टिकुलर इंटरवल में जो एक्सेलरेशन हुआ, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये डेफिनेशन थी इसकी। तो इसलिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। Change in the same type of quantities is represented by this sign called delta. तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। आसान है, बहुत इजी सी बात है। अब मान लो ये जो एक्सेलरेशन हुआ है, ये बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल में हुआ, मतलब इस डेल्टा t की वैल्यू वॉज वेरी स्मॉल। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। ये डेल्टा टी बहुत छोटा है, तो ऐसे में यही डेल्टा वी बाय डेल्टा टी ये कन्वर्ट हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ वी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सो अब आपको एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला याद रखना है, वो ये याद रखना है कि a इज इक्वल्स टू डी वी बाय डी टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। आसान? अब हमारे पास में एक्सेलरेशन भी दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब भी बॉडी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करे, तो हम ऐसा कहते हैं कि बॉडी के अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से क्या मतलब है? देखो, एक्सेलरेशन तब बनेगा जब वेलोसिटी टाइम के साथ में चेंज होगी। तो उस वेलोसिटी का चेंज होना सेम इंटरवल में, मतलब सेम टाइम इंटरवल में सेम क्वांटिटी से वेलोसिटी का चेंज होना क्या बनाता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो व्हेनेवर द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस इक्वली फॉर इक्वल इंटरवल्स, दैट इन दैट केस द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है? सो जब भी बॉडी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, तो ना तो बॉडी की डायरेक्शन चेंज होगी,
ना ही उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। ऑन दी अदर हैंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसका जस्ट उल्टा होता है। सो whenever the velocity of a body changes differently into the same interval of time, then the body possesses non-uniform acceleration, and in this case either the direction or the speed of the body changes, right? सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल याद है? सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल यहाँ पे फिट बैठता है, ठीक है? बॉडी की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बार बार चेंज होती जाती है, ठीक है? तो वो वेरिएबल एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में बैठ जाता है और एक्सप्लोर करेंगे। बट हमारे लिए फायदा पता है क्या है कि हम लोग जितनी भी स्टडी करते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ही करते हैं, और इस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हमें मेनली हेल्प करने के लिए ये सब मिलता है। हमारे पास में 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं जो कि न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती हैं, ठीक है? और कुछ एडिशनल रिजल्ट्स भी हम लोग लिख सकते हैं साथ में, देख सकते हैं साथ में। तो न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? v इक्वल्स टू यू प्लस at, बचपन से याद होगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो s इज इक्वल्स टू u प्लस v अपॉन 2 इंटू टी। अब ये कहां से आया? ये आया डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पड़ा हुआ है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और मैंने क्या कहा था कि अगर आपको ज्यादा डेटा नहीं दे रखा होता तो एवरेज वेलोसिटी ही वेलोसिटी भी है, मतलब दोनों एक ही हैं। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूं? v एवरेज इंटू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? v एवरेज को क्या लिखते हैं? u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। तो ये कहां से आया? वहीं से आया। और लास्ट डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, सो दैट इज गिवन बाय u प्लस a अपॉन 2 2n माइनस 1। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सब डिराइव करने वाले हैं, बट ये याद होना चाहिए क्योंकि ये सब बैकबोन ऑफ फिजिक्स है। दीज आर ABCD ऑफ फिजिक्स। ये आता है तो सब आता है, ये नहीं आता तो कुछ नहीं आता, तो इसलिए इनको याद कर लो।